Okay, so our next topic is the comparison of basicity of amines with ammonia and phenylamine. So we are doing the topic properties of amines, and we are going to compare the basicity of amines, alkyl amines, with aromatic amine, phenylamine, and ammonia. So the order of basicity is that alkyl amines are more basic than ammonia, and ammonia is more basic than phenylamine. तो alkyl amines सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं और फिनाइल अमाइंस की बेसिसिटी बहुत ही लो, या आप कह सकते हैं कि बेसिक नेचर के नहीं होते। तो इसकी रीज़न क्या है? ये रीज़न आप जो जिस तरह से पहले कंपैरिजंस में पढ़ते रहे हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। अल्काइल एमाइंस में अल्काइल ग्रुप जो होता है, आर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ये अपने से इलेक्ट्रॉन पुश करता है टूवर्ड्स द नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो ग्रुप। इससे अमाइनो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो तो है, आर ग्रुप से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाती है, और इस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अल्काइल अमाइंस रेडीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेस, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन accept a hydrogen ion, and according to Lewis concept a base is a substance which can donate a lone pair. तो अमाइंस में जो नाइट्रोजन है, जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी रेडीली कर सकता है और हाइड्रोजन आयन को रेडीली एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसके ऑपोजिट अगर हम फिनाइल अमाइन में देखें, तो फिनाइल अमाइन में बेंजीन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बेंजीन फिनोल के अंदर भी और एसाइल क्लोराइड्स के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में होती है, और उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में की एक वजह ये भी है कि उसके ऊपर जो 3 पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड हैं वो अपनी डीलोकलाइजेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने फिनोक्साइड आयन में पढ़ा था या क्लोरोबेंजीन में पढ़ा था। वैसे ही नाइट्रोजन ऑफ जो अमाइनो ग्रुप है उस पे जो लोन पेयर है बेंजीन, उसको भी, उस लोन पेयर को भी अपनी रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर लेती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन एक्सटेंशन। इससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। सो ये ऑपोजिट प्रोसेस है टू एल्काइल अमाइंस का। तो एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, लेकिन फिनाइल अमाइन के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन एक्सटेंशन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इस तरह बेंजीन में की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइलमाइन में कम हो जाती है, और वो फिर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ना ही उतना इजीली जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। देयरफॉर फिनाइलमाइंस आर लेस बेसिक, वेयर एज अमोनिया के अंदर ना तो कोई आर ग्रुप है ना कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसलिए उसकी जो बेसिसिटी है वो इंटरमीडिएट होती है। Second property of amines, alkyl amines, is the reaction with acyl chloride. तो एसाइल क्लोराइड्स, हम अभी रिसेंटली चैप्टर पढ़कर आए थे। एसाइल क्लोराइड्स जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला आर कार्बोनाइल ग्रुप Cl होता है। तो क्लोरीन और आर के दरमियान में ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें आर जो है आप CH3 लगा लें, C2H5 लगा लें, सो एथेनोइल क्लोराइड, प्रोपानोइल क्लोराइड, कोई भी आप एसाइल क्लोराइड, जब आप उसको एलिफेटिक अमाइंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ ए कंडेंसेशन रिएक्शन। अमाइनो ग्रुप का H और एसाइल क्लोराइड का Cl, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे आर लॉस्ट एज HCl। वो HCl बना के लॉस हो जाता है, जबकि RCO joins with N of the amine, तो जिसका स्ट्रक्चर फिर ये बनता है RCONH, और R डैश हमने इसलिए लगाया था ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन द
two alkyl groups, one coming from the acyl group and the other coming from the amino group. तो लेकिन जब जो रिजल्टिंग मिट्टी कंपाउंड बना है, आपका प्रोडक्ट बना है, इसका जनरल नेम है एन सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड। देखें ये जो एल्काइल ग्रुप है आर डैश, वैसे तो ये अमाइनो से आया है और एसाइल क्लोराइड से नाइट्रोजन का सीओ जो है वो आपस में बॉन्ड बन गया है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के दो हिस्से नजर आ रहे हैं हमें। एक हिस्सा है आर सी ओ एन एच। तो अगर हम आर सी ओ एन एच को देखें तो ये तो एमाइड ग्रुप बनता है। आर सी ओ एन एच टू जो है, एन एच टू, ये एमाइड्स होते हैं। तो ये हमने एसाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि आर सी ओ एन एच टू एमाइड्स होते हैं। तो अगर मैं इसके एक एच की जगह पे कोई आर लगा दूं, एल्काइल ग्रुप लगा दें, जो कि सेम भी हो सकता है टू द अदर आर ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एमाइंस यू हैव टेकन। तो ये आर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता है। तो ये आर जो ग्रुप है ये नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है, आर ऑफ द एसाइल क्लोराइड पे नहीं हुआ हुआ। तो इसको हम कहते हैं एन पे आर सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है, सो एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एमाइड। मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको राइट साइड पे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। सी एच थ्री सी ओ सी एल हमने लिया एसाइल क्लोराइड में, और सी टू एच फाइव एन एच टू लिया इथाइल अमाइन हमने, या अमाइनो इथेन एज एन अमाइन। तो जब उनका रिएक्शन हुआ तो सी ओ और एन एच आपस में जुड़े और एच सी एल जो है लॉस हो गया। अब स्ट्रक्चर जो बना है वो सी एच थ्री सी ओ एन एच सी टू एच फाइव है। तो ये जो सी टू एच फाइव है ये नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ नजर आ रहा है इन द एमाइड ग्रुप। तो सी एच थ्री सी ओ एन एच इज योर एमाइड and C2H5 is appearing to be substituted as an R group। तो इसलिए इसका नाम बनेगा N पे इथाइल, N पे इथाइल, और बाकी दो कार्बन वाला एमाइड होता है एथेनामाइड। सो इट इज कॉल्ड एन इथाइल एथेनामाइड। ये एमाइड सब्स्टिट्यूटेड जो है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो है बन जाता है इफ यू रिएक्ट एमाइन विद एसाइल क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड विद एमाइन। दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है जो दोनों चैप्टर्स में आपके सामने आती है। तो इस तरह ये हमारा एलिफेटिक एमाइंस वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे क्योंकि हमारी A2 की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेंजीन और एरोमेटिक से ज़्यादा लिंक करती है। तो इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इज फिनाइल, फिनाइल एमाइन, फिनाइल एमाइन और इसकी प्रॉपर्टीज, तो और प्रेपरेशन भी। तो फिनाइल अमाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, बेंजीन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो C6H5NH2 है। तो इसकी प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन जो है एक ही मेथड है, ओनली देयर इज वन मेथड ऑफ मेकिंग इट, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनती है वो हम बेंजीन में पढ़े थे। बेंजीन पे की नाइट्रेशन करने का तरीका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपने उसको नाइट्रोबेंजीन बना लिया था। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 55 डिग्री सी पे हीट करें तो नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करें, अगर नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करें एंड द रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज 10 प्लस HCl, 10 प्लस HCl। प्लीज़ इसको आपने ऐसे ही लर्न करना है। वैसे तो रिड्यूसिंग एजेंट्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एथेनॉल प्लस सोडियम, या हाइड्रोजन प्लस निकल, या जिंक प्लस HCl, ठीक है जी, या निकल प्लस हाइड्रोजन। और उसके अलावा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी होते हैं। लेकिन हमें स्पेसिफिकली सिलेबस की आउटकम्स में लिखा हुआ है ये कि students should be able to describe the reduction of nitrobenzene to form phenylamine using 10 plus HCl।
तो टिन प्लस HCl भी जब आप उसको रिएक्शन करते हैं, टिन प्लस HCl, तो उससे जाहिर बात है SnCl4 या SnCl2 बनता है, और उसके साथ एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं। अगर आप इसको सिटू में बनाएंगे, सिचुएशन के अंदर, अगर आप ये सिचुएशन में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम्स मिलके 2H2 बना के गैस तो फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको सिटू के अंदर, सिचुएशन के अंदर, जहां आपकी फिनाइल एमाइन बननी है, नाइट्रोबेंजीन डालें, उसमें टिन डालें, फिर उसमें HCl डालते हुए डिस्टिलेशन, हीट एंड डिस्टिलेशन करें, तो आपका नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हो जाएगा NO2 से NH2 में, तो ये फिनाइल अमाइन बन जाएगा। ठीक है जी, फिनाइल अमाइन बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाएगी। तो इस तरह रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन से फिनाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। ये रिएक्शन है, उसकी कंडीशंस हैं, उसके कैटलिस्ट, तो मतलब कैटलिस्ट तो नहीं है लेकिन रिएजेंट्स में 10 प्लस HCl है, और आपने उसको हीट एंड डिस्टिलेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाइलमाइन। तो अभी वैसे हम पढ़े हुए हैं कि फिनाइलमाइन बेसिक नहीं होते, तो वो तो हमें पता ही है, क्योंकि बेंजीन नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ हम आगे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और ये थोड़ी सी ज़रा कह सकते हैं कि एलियन सी प्रॉपर्टीज हैं, ज़रा इनको रोड लर्निंग काफ़ी करनी पड़ती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है फिनाइलमाइन की, दैट इज डायाजोटाइजेशन। डायाजोटाइजेशन, ये डायाजोटाइजेशन जो है ये नाम रखा गया रिएक्शन का फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड डायाजोनियम आयन बनता है, एक डायाजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है। उस सॉल्ट के नाम से, डायाजोनियम सॉल्ट के नाम से इस प्रोसेस का नाम डायाजोटाइजेशन रखा गया है। तो डायाजोनियम क्लोराइड सॉल्ट कैसे बनेगा फिनाइलमाइन से, उसके लिए रिएजेंट देखिए। तो रिएजेंट जो है वो है सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 इज सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10 डिग्री C। तो आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि मैंने बीकर के साथ आइस रखी हुई है। तो आइस रखने से टेम्परेचर जो है वो आप लेस देन 10 डिग्री C पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, फिनाइल अमाइन बीकर में डाली, उसके अंदर सोडियम नाइट्राइट डाला। ठीक है जी, इसके अंदर आपने जो है C6H5 और NH2 ले लिया, प्लस आपने इसके अंदर जो है वो NaNO2 डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट, और ऊपर से फिर HCl डाला। तो जैसे ही NaNO2 और HCl कांटेक्ट में आएंगे, तो पहला रिएक्शन जो है वो NaNO2 और HCl का होगा, जिससे HNO2 बनेगा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड विल एक्ट एज द रिएजेंट दैट विल रिएक्ट एक्चुअली। तो हम नाइट्रस एसिड को कहीं और बना के नहीं ला सकते, क्योंकि रास्ते में अगर आप कहीं और से बना के इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू नाइट्रिक एसिड, एंड देन इट विल नॉट कॉज एनी रिएक्शन टू फॉर्म डायजोनियम आयन। वो जारी बात है, नाइट्रेशन में तो होता है यूज, लेकिन आपको डायजोनियम आयन नहीं बना के देगा। इसलिए नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है, और उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है सिटू के अंदर, तो वो आप NaNO2 और HCl से करेंगे। तो NaNO2 और HCl डायरेक्टली फिनाइलमाइन से तो नहीं रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड फिर फिनाइलमाइन से रिएक्ट करेगा टू इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और टेम्परेचर जो है वो अभी 10 डिग्री C से नीचे रखा हुआ है, तो HCl की प्रेजेंस में। तो थोड़ा सा रोट लर्न करना है, बेंजीन के ऊपर जो NH2 था दैट विल चेंज टू बेंजीन के ऊपर N2 लग जाएगा,
पॉजिटिव N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम डायजोनियम आयन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस पूरे कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड से NH2 हैज चेंज टू N2Cl। बेंजीन के ऊपर N2Cl और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, आयनिक है। ठीक है, इसका डिस्प्लेड फार्मूला अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है N2 पॉजिटिव, उसमें बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, और नाइट्रोजन जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है इसको नाम होता है डाइजोनियम आयन। तो डाइजोनियम आयन के बनने की वजह से इस प्रोसेस का नाम डायाजोटाइजेशन रखा था। तो डाइजोनियम आयन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रोट लर्न है। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव है जो कि HCl का Cl नेगेटिव से मिलकर तो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। डाइजोनियम में N2 पॉजिटिव जो बेंजीन पे लगा हुआ है उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और वो नाइट्रोजन जो बेंजीन के साथ जुड़ी हुई है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, अगर हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आपको होता है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो वो नाइट्रोजन जिसने कार्बन से जुड़ना है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसका उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं ऑक्टेट की जगह पे। फिर वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेता है क्रॉस डॉट की फॉर्म में, तो नाइट्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया था उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, लेकिन एक नाइट्रोजन ने ऑक्टेट पूरा करने के लिए से पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है। वो नाइट्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है वो कार्बन के साथ बेंजीन में जुड़ता है, दूसरा नाइट्रोजन नहीं जुड़ता। इस तरह करने से ये डायजोनियम, इतनी डिटेल ऐसे पेपर में नहीं पूछी जाती, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा एफर्ट ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन डायजोनियम आयन, फिनाइल अमाइन से डायजोनियम आयन बनाने के लिए नाइट्रस एसिड का रिएक्शन जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुआ था इन द सिचुएशन यूजिंग NaNO2 एंड HCl, अब वो डायजोनियम आयन बन जाता है। ये डायजोनियम आयन बनाना और उसको संभाल के रखना है 10 डिग्री C से बिलो, ये आगे हमारे दो रिएक्शंस हैं, आगे दो और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उस पर हेल्प करेगा। तो आपको शायद याद हो कि जब मैंने आपको फिनोल पढ़ाया था तो फिनोल के चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि मैं उसकी प्रेपरेशन आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो वो चैप्टर और नाम भी बताया था, एमाइंस में बताऊंगा। तो फिनाइल एमाइन से जब डायजोनियम आयन बन जाता है, डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है, तो उसकी दो फेट्स हैं, उसके आगे दो रिएक्शंस हैं। एक ये है कि आप N2 पॉजिटिव जो बेंजीन के ऊपर लग गया हुआ है, जिसको हम अब डायजोनियम आयन कहते हैं, बेंजीन डायजोनियम आयन, तो इसको आप सिर्फ सिंपल सा काम है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है उसके अंदर पानी डालें, उसको बर्फ से निकाल के थोड़ा सा हीट कर दें, तो आप उसकी बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर देंगे यूजिंग वाटर। आप रूम टेम्परेचर पर इसको ले जाएं, तो रूम टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो डायजोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस उसमें से निकल जाएगी। तो आपको इसके अंदर फिजिंग दिखाई देगी, नाइट्रोजन गैस जो है उसमें से निकलते हुए बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिनोल बनाने का तरीका है। ये देखें जी, मैंने एक पूरा पाथवे बनाया हुआ है। बेंजीन को नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, नाइट्रो बेंजीन बन गया। ठीक है जी, नाइट्रो बेंजीन को फिर आपने 10 + HCl से उसकी रिडक्शन की तो फिनाइल अमाइन बन गया। फिनाइल अमाइन की आपने नाइट्रस एसिड के साथ 10 डिग्री C से रिएक्ट किया तो डायजोनियम आयन बन गया। डायजोनियम आयन को आपने वाटर डाल के हीट किया तो फिनोल बन गया। दैट्स इट। तो ये फिनोल बनाने का रूट है आपके पास, पूरे का पूरा रूट।
तो फिनोल बनानी होगी तो पहले फिनाइल अमाइन को डाइजोनियम आयन में बदलें, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करें। सेकेंड फेट ऑफ डाइजोनियम आयन इज एजोडाई फॉर्मेशन। एजोडाइज क्या होती हैं? ये आपने सुना होगा कि कपड़ों के रंग पक्के होते हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा जी ये डाई मास्टर से पक्के रंग लगवा के आने, कच्चे रंग नहीं होने चाहिए। तो पक्के रंग जो होते हैं वो फेड अवे नहीं होते, वॉश अवे नहीं होते, तो परमानेंट कलर्स होते हैं, दे आर फास्ट कलर्स। तो फास्ट कलर्स जो हैं वो एजो डाइज होती हैं, जो आपके पेंट्स में भी इस्तेमाल होती हैं और क्लोथ्स में भी इस्तेमाल होते हैं। वो अपना रंग फेड अवे नहीं होने देते। पुराने ज़माने में वैसे कच्चे रंग भी हुआ करते थे जो कपड़े धोने से आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाते थे, अभी भी यूज़ होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो एजो डाई बनाने का तरीकाकार आप पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है वो डाइजोनियम आयन लेंगे, ठीक है जी, जो आपने फिनाइल अमाइन की जिसको को रिएक्ट करवाया था। सर जी जी। सर वो मुस्तफ़ा का मैसेज आया, वो कह रहा है उसको ऐड कर लें, उसका मोबाइल डेड हो गया। अच्छा जी, तो डाइजोनियम आयन जो आपने बना लिया था अभी फिनाइल अमाइन से, उसको 10 डिग्री C से आपने ठंडा रखा था नीचे आइस के अंदर। उसमें से कुछ निकाल के आपने उसमें पानी डाल के गर्म किया, फिनोल बन गया। रिमेनिंग जो आपने बनाया हुआ उसका दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि आप उस डाइजोनियम आयन को लें और उसमें फिनोल डालें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एल्कलाइन फिनोल उसमें डालें। तो जैसे ही आप एल्कलाइन फिनोल डालेंगे तो डाइजोनियम आयन सोडियम फिनोक्साइड से रिएक्ट करते हुए एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम एजोडाई के नाम से बुलाते हैं। ये उसका रिएक्शन है, डाइजोनियम आयन जिसका अभी हम स्ट्रक्चर देख के आए थे, बेंजीन, और उस पे N2 पॉजिटिव लगा हुआ था। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, आप सिंपल स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं। N2 पॉजिटिव विल रिएक्ट विद फिनोल और NaOH से बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोडियम फिनोक्साइड बना हुआ है। और आपको पता है सोडियम फिनोक्साइड या फिनोल जो है ये 2, 4, 6 डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसने 2, 4 और 6 के ऊपर जो है वो डायरेक्ट अपनी बेंजीन को एक्टिवेट किया होता है। तो डाइजोनियम आयन के ऊपर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इट इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 2, 4 या 6 पे जाके लग सकता है, लेकिन 2 और 6 पोजीशन जो है एक्टिवेटेड तो है।